गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड सर। गुड। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन, और यहाँ पे हमने वेक्टर का जो लास्ट पार्ट था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली उसका फर्स्ट टाइम हमने यूज किया कब? जब हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हमने लीनियर वेलोसिटी के साथ निकाला था बच्चों। क्या था रिलेशन, बता सकते हैं आप? How the angular velocity omega is related to linear velocity? V equals to r cross omega. Yes or no? यस सर। V equals to r cross omega. फिर उसके बाद बच्चों सेकेंड टाइम हमने इसका यूज किया टॉर्क के लिए। एंड टॉर्क में हमने क्या किया? जो किसी भी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, एक्चुअली है पोजीशन वेक्टर है। किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है आर, और इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स एफ, तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा? उस पार्टिकल का टॉर्क दे देगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था ड्यू टू या अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो ये फोर्स इस पार्टिकल पे एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और उस टॉर्क की वजह से ये इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? यहाँ पे भी हमने बेसिकली एक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज लिया। ठीक है बच्चों। फर्दर यहाँ पे हम एक और फिजिकल क्वांटिटी आएगी जहां पे फर्दर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एंड दैट क्वांटिटी इज एंगुलर मोमेंटम। देखो यहाँ पे हमने टॉर्क की बात कर ली। टॉर्क क्या है? बेसिकली टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ फोर्स। द नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म आपको फेमिलियर लग रही होगी। मोमेंटम। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने जो ये ऊपर टॉक का क्वेश्चन करवाया है सर, आप इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं? मेरा कुछ और आंसर आ रहा था। जी बेटा श्योर। चलिए इसका हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या होता है टॉर्क के लिए फॉर्मूला? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। यस और नो बेटा? यस सर। यस। तो ये बात हमारे लिए जाननी जरूरी है। इज इट आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर? क्योंकि आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो ये आंसर चेंज कर देगा। तो हमेशा हमें ऑर्डर ध्यान रखा है बच्चों। आर क्रॉस एफ है तो आर क्रॉस एफ के अकॉर्डिंग ही मैं इसे सोल्व करूंगा। यहाँ पे हम कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड यूज लेते हैं। तो बेसिकली एक 3x3 की मैट्रिक्स में बनाऊंगा। चलिए आई जे के, आर के लिए आई जे और के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? विल इट बी 3, 2, 1? यस और नो? यस फोर्स सर। यस के सर। लिए वैल्यूज, फोर्स के लिए हो जाएंगी 1, -2, 3। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम आई वाले वर्टिकल कॉलम को हाइड करेंगे, तो इट विल गिव 2 इंटू 3 6, माइनस -2 इंटू 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई कैप। यस और नो बच्चों? देन यस सर। माइनस यस ऑफ सर। 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 1 1 जे कैप। और लास्ट में के वाले वर्टिकल कॉलम को हाइड करेंगे, तो इट विल बी 3 इंटू -2 माइनस ऑफ 6 -1 इंटू 2 2 के कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए ठीक है।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो मोमेंटम वर्ड के बारे में बच्चों हमने सुन रखा है, मोमेंटम इज मास टाइम वेलोसिटी, यस और नो? yes sir, यस। तो चीजें वापस से जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद फोर्स, इन सब की एंगुलर एनालॉजी फाइंड आउट की। जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स के लिए टॉर्क, उसी तरीके से मोमेंटम के लिए रोटेशनल मोशन में एनालॉजी क्या हो जाएगी? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों? yes sir, यस यस। चलिए, तो मान लीजिए किसी सिस्टम में हमारे पास एक पार्टिकल है, किसी सिस्टम में ये फिलहाल एक पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक पार्टिकल है एम। इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा आर। इस पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर है आर, और इसका जो मोमेंटम है, मान लेते हैं इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो है पी। ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। ठीक है जी? तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस फिक्स्ड पॉइंट, या इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? द एंगुलर मोमेंटम विल बी, सबसे पहली बात इसे कैपिटल लेटर एल से डिनोट किया जाता है बच्चों। किससे? कैपिटल लेटर एल से। एंड इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, it is the cross product of position vector and the momentum। yes or no बच्चों? क्या हो जाएगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम। तो किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंट हो जाएगा किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो आर क्रॉस पी के द्वारा दिया जाएगा। एंड इट विल बी इक्वल्स टू आरपी साइन थीटा। यस और नो बच्चों? yes क्या हो sir, जाएगा एंगुलर में? आरपी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। ठीक है? एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। बच्चों अगेन सेम बात, क्या एल आर पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है? yes sir, यस। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। और अगर मान लीजिए आर और पी के बीच में एंगल, इफ एंगल थीटा इज जीरो, अगर एंगल थीटा जीरो हो जाएगा तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? zero, जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है? एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। या फिर आर और पी में से कोई भी एक चीज जीरो हो गई, आइदर आर और पी, इनमें से भी कोई एक चीज जीरो हो गई, तो भी क्या हो जाएगा? ये एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। चलिए, अपार्ट फ्रॉम एंगल थीटा इक्वल्स टू जीरो, क्या मैं 180 भी लिख सकता हूं? yes sir, यस। तो अब मान लीजिए कोई पार्टिकल एग्जैक्टली इस एक्सिस पे ही है, कोई पार्टिकल इस एक्सिस पे ही है, ये मान लीजिए, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। yes sir, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो गया तो इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और हमें पता भी है जब पार्टिकल एक ऐसी एक्सिस के अबाउट पास होता है, या पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो उस एक्सिस पे जो पार्टिकल है बच्चों वो एग्जैक्टली मूव नहीं करता है, वो रेस्ट कंडीशन पे होता है। और अगर वो रेस्ट कंडीशन पे होता है तो उसका मोमेंटम जीरो और एंगुलर मोमेंटम भी उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर यस। चलिए, तो यहां से हमने एक जनरल सी बात की कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम। बच्चों इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो क्या मिलने वाला है। चलिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, both side with respect to delta t, with respect to delta t। चलिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, इट विल बी डेल्टा एल बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर क्रॉस पी अपॉन डी टी। बच्चों, जब हमने, आपको याद हो तो, फोर्स को डिफाइन किया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो इट वाज एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी था, याद हो तो आपको, यस और नो। एफ इक्वल्स टू डेल्टा Yes, पी sir. बाई डेल्टा टी, और पी की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू वी होती थी, यस और नो। सो इट वाज एम इंटू वी डी टी। फिर यहाँ पे हमने एक बार m को कांस्टेंट लेके v को डिफरेंशिएट किया था, एक बार v को कांस्टेंट लेके m को डिफरेंशिएट किया था, यस और नो बच्चों, याद है आपको जब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। सेम काम Yes, में sir. यहाँ पे Yes, करने sir. वाला हूँ। चलिए, एक बार क्या करेंगे, r को कांस्टेंट लेके p को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक बार p को कांस्टेंट लेके r को डिफरेंशिएट करेंगे, तो दो इक्वेशन हमें किस तरीके से मिलने वाली है, इट विल बी डेल्टा एल बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ r डेल्टा r बाई डेल्टा टी क्रॉस p प्लस क्या लिखा जाएगा, अब r को कांस्टेंट रख के p का डिफरेंशिएशन, सो r क्रॉस डेल्टा p बाई डेल्टा टी। बच्चों, इज इट द करेक्ट वे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, डेल्टा r बाई डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, It's velocity. वेलोसिटी। डेल्टा r बाई डेल्टा टी वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है। फर्दर यहाँ पे p को क्या लिख सकते हैं हम, p को m इंटू वी लिख सकते हैं बच्चों, यस और नो। p इक्वल्स टू Yes, m sir. इंटू वी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है मेरा यहाँ पे, डेल्टा r बाय डेल्टा टी क्रॉस p, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, डेल्टा r बाय डेल्टा टी क्रॉस p विल बी इक्वल्स टू डेल्टा r बाय डेल्टा टी हो जाएगा v क्रॉस एम वी। यहां से बच्चों हम इसे लिख सकते हैं m इंटू वी क्रॉस वी। बच्चों, v क्रॉस v क्या हो गया, v क्रॉस v वेलोसिटी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमें, 0. जीरो Zero. देता है। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्रॉस पी विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से ये वाला टर्म डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्रॉस पी वाला टर्म हमारा जीरो हो चुका है। इट मींस वी विल रिमेन्स विद डेल्टा एल बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू आर क्रॉस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये सुनो बच्चों, delta L Yes, by sir. delta t, the rate of change of angular momentum will be equals to r cross delta p by delta t। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है delta p by delta t equals to f, yes or no। क्या मैं लिख दूं, r cross f, yes or no बच्चों, लिखा जा सकता है। द रेट ऑफ चेंज Yes, ऑफ sir. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू r cross f। बच्चों, क्या होता है r cross f, व्हाट इज r Torque. cross f, टॉर्क, यस। तो R cross F will be the torque acting on that particle. So the rate of change of angular momentum of a particle is equals to the torque acting on the particle. Yes or no बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, rate of change of angular momentum, rate of change of angular momentum will be equals to torque acting on the particle, and this will be the relation between torque and angular momentum। ठीक है बच्चों,
जिस तरीके से हमने फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन निकाल रखा था, F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरीके से सर्कुलर मोशन के लिए हमने किस किस में एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकाल लिया है बच्चों। यस और नो? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों कि ये तो था किसी एक पार्टिकल का टॉर्क या फोर्स, अभी तक हमने ये निकाला, ये क्या था, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अगर हम किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालें तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के सिस्टम के लिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उनका अगर मैं वेक्टर सम करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके बच्चों, समझ में आई बात? द टोटल, बताइए समझ में आई नहीं आई बात? यस और नो तो बोलो भाई, नहीं आए हो तो बता दीजिए बेटा। तो एक और बार सब बोल एक और दीजिए। बात जी बेटा, बिल्कुल श्योर। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज about a given point is the vector sum of angular momenta of individual particle। मान लीजिए बच्चों एक सिस्टम है, एक सिस्टम में 3 मास है, कुछ इस तरीके से। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 पार्टिकल है, पार्टिकल P1, पार्टिकल P2 एंड पार्टिकल P3। ठीक है, सिस्टम में 3 पार्टिकल है, P1, P2 एंड P3। पार्टिकल P1 की डिस्टेंस अगर R1 है, P1 की डिस्टेंस R1 है और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो P1 है। पार्टिकल का नाम कुछ और रख देता हूं मैं, ABC रख देता हूं, मोमेंटम P1, P2, P3 रख दूंगा। तो 3 पार्टिकल है ए बी एंड सी। ये पार्टिकल के लिए R1 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये बी के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसका मोमेंटम P2 कर देता हूं और इसका पोजीशन वेक्टर R3 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर।
यस। तो बच्चों हम एक सिस्टम की बात कर रहे थे। सिस्टम में तीन पार्टिकल है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल सी। इफ आई टॉक अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, तो क्या ये r1 p1 के बराबर हो जाएगा बच्चों? या अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विल बी r1 क्रॉस p1, यस और नो? Yes, sir. बी के लिए अगर बात करें तो इट विल बी r2 क्रॉस p2, एंड सी के लिए बात करें तो इट विल बी r3 क्रॉस p3। ठीक है, तो ये तो हो गए पार्टिकल ए, बी और सी के इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं बात करता हूं इस सिस्टम में जिसमें तीन पार्टिकल है ए, बी और सी, then the total angular momentum of the system of particle about the given point is the vector sum of angular momenta of individual particle. Means the net momentum of the system will be equals to angular momentum of A, angular momentum of B plus angular momentum of C. Yes or no बच्चों? Yes, sir. Yes. मान लीजिए अब अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो किसी ith नंबर वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम Li विल बी इक्वल्स टू Ri क्रॉस Pi हो जाएगा बच्चों। किसी i नंबर वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम Ri प्लस Pi, यस और नो? Yes, sir. यस। तो इसी तरीके से अगर मैं सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बात करूं तो सम ऑफ ऑल द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सम ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स, दैट विल बी इक्वल्स टू समीशन एल आई, यस और नो बच्चों? सभी पार्टिकल्स का वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं समीशन आर आई क्रॉस पी आई, यस और नो बच्चों? लिख सकते हैं? सारे के Yes, सारे sir. पार्टिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर हो जाएगा? इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मैंने निकाल लिया है, इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये मुझे क्या दे देगा बच्चों? डेल एल बाई डेल टी, डेल एल बाई डेल टी विल बी इक्वल्स टू डेल समीशन ऑफ एल आई बाई डी टी, और ये हमें क्या दे देगा बच्चों? इट विल गिव समीशन ऑफ टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल, यस और नो? क्या दे देगा ये हमें? आर क्रॉस पी आई है, यहाँ पे डेल एल बाय डेल टी क्या होता है बच्चों? ऊपर हमने पढ़ा था किसी भी एक पार्टिकल के लिए जो डेल एल बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल का जिस रेट से एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या है? वो उसका टॉर्क है। तो यहाँ पे अगर मैं सिस्टम के लिए बात करूं तो इस सिस्टम का पूरे के पूरे का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पूरे के पूरे सिस्टम के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, यस और नो? सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल, यस और नो? और ये Yes, किसके sir. बराबर होता है? समीशन ऑफ टो आई, समीशन ऑफ टो आई विल बी द टो नेट, यस और नो? नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यस और नो बच्चों? Yes, sir. या टो एक्सटर्नल विल बी डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है ये नेट टॉर्क है, और नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये एल कौन सा है बेटा? पूरे के पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चीजें वो की वही है। पहले हमने बात की थी टॉर्क इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल टी किसी एक पार्टिकल के लिए। देखो बात वो की वही कर रहे हैं हम, डेल एल बाय डेल टी इक्वल्स टू टॉर्क। अब भी वही बात है, पहले हमने एक पार्टिकल के लिए बात की, अब हम एक सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। चीज दोनों सेम है बच्चों, यस और नो? यस यस सर। सर।
यस। चलिए, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बच्चों, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे स्टेटमेंट बता सकता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए? कोई भी बच्चा, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? किसी को भी याद नहीं है? बताइए भाई। आयुषी, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? डिफाइन और स्टेट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी बच्चा? तुषारिका, जयेद, मयूरी, उत्तराक्ष। Sir, if the net external force on the system is zero, then the linear momentum of the system remains conserved. Yes, very good, beta. If the next net external force acting on the system is zero, then the total linear momentum of the system remains conserved. क्या सेम चीज में एंगुलर मोमेंटम के लिए डिफाइन कर दो बच्चों? क्या हो गया? एनोलॉजी ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। सो इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्या चीज अब यहाँ पे? इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, if the total external torque, if the total external torque, total external torque acting on the system, acting on the system is zero, then the total angular momentum of the system, then the total angular momentum of the system momentum of the system remains conserved. क्या बोल रहे हैं? अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क, जो कि क्या होता है, डेल एल बाई डेल टी के बराबर, अगर बच्चों नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0। डेल्टा एल इक्वल्स टू 0। डेल्टा एल क्या होता है? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। यस और नो बच्चों? Yes, एंगुलर sir. मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। मींस अगर मैं इसको कहूं तो L इज इक्वल्स टू एल एक्स आई केप एल वाई जे केप एंड एल जेड के केप। एल एक्स एल वाई एंड एल जेड क्या है? एंगुलर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस एंड इन जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा, 0 होगा अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है बच्चों? 0 है। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए बच्चों, हमने जैसे कोलिजन का पूरा पार्ट पढ़ा, या जनरली बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां कुछ नहीं मिले तो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते थे। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए, जैसे अगर फोर्स 0 हो जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है कोलिजन वाले केस में या किसी भी केस में फोर्स 0 है एक्सटर्नल, तो हम आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते थे। यहाँ रोटेशनल मोशन में अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे बच्चों। ठीक है? निकर आना। चलिए, एक छोटा सा प्रैक्टिकल वो देखिए बच्चों। स्केट्स वगैरह देखे होंगे आपने, स्केटिंग पे
कभी कभी डांस करते हैं, रोटेट गोल गोल करते हैं स्केटिंग में, देखा है आपने टीवी वगैरह पे या परफॉर्म किया है स्केटिंग की हेल्प से गोल गोल रोटेट होते हुए? यस सर। यस। यस सर। तो दो तीन पोजीशन बताता हूं मैं आपको कि जो रोटेट होता है, कोई भी गर्ल वगैरह वहां पे स्केटिंग में परफॉर्म कर रही है और वो रोटेट होती है, तो उस केस में एक केस होता है कि वो अपने पूरे के पूरे हाथ खोल के रोटेट हो रही है, ठीक है जी। और फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेती है। क्या दोनों केसेस, एक केस जब उसने अपने हाथ फैला रखे हैं, दूसरा केस जब उसने अपने हाथों को अपनी तरफ ले लिया और सीधा ले लिया, तो दोनों केसेस में आप देखोगे कि देयर इज अ डिफरेंस इन इट्स रोटेशनल स्पीड। जिस स्पीड से वो रोटेट हो रही है उस स्पीड में चेंज आता है। वो क्यों आता है बच्चों? देखो, अब जब वो रोटेट हो रही है, उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया है या कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस इन द सेंस कि लेस एक्सपेंड कर लिया, तो जो भी फोर्सेस है क्या वो इंटरनल फोर्स ही रहेंगे? अगर मैं मेरे बॉडी के हाथों को मूव कराता हूँ, चाहे ओपन करूँ चाहे क्लोज करूँ, तो एक जो सिस्टम है जिसमें मैं पूरा का पूरा इंक्लूडेड हूँ, क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो मुझे रोटेट करा नहीं Yes, रहा, sir. केवल और केवल मैं खुद के इंटरनल फोर्सेस की वजह की ले रहा हूँ। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस। यस, टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो जाएगा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है, हम आगे चल के देखेंगे एंगुलर मोमेंटम भी फर्दर किन्हीं और चीजों पे। जैसे लीनियर मोमेंटम की मैं बात करूं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यस और नो? लीनियर मोमेंटम क्या होता है Yes, बच्चों? P इक्वल्स Yes, टू sir. मास इनटू वेलोसिटी। वैसे के वैसे एंगुलर मोमेंटम की भी हम डिपेंडेंसी निकालेंगे। भाई जैसे v है, लीनियर के लिए हम p का यूज करते हैं, एंगुलर के लिए l का यूज करते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी का भी हमने लीनियर एनालॉजी और एंगुलर एनालॉजी ढूंढ रखी है। v के लिए वेलोसिटी है लीनियर एनालॉजी, इसके लिए एंगुलर एनालॉजी क्या है बच्चों v के लिए? Omega. ओमेगा। वेलोसिटी। क्या हमें यहाँ पे m के लिए भी एक एंगुलर एनालॉजी ढूंढनी चाहिए? यस सर। यस। उसे ही हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे कि मास की, जो लीनियर मोशन में मास की वैल्यू है, सेम चीज में अगर रोटेशनल मोशन लेता हूं तो वहां पे इसका एनालॉजी क्या होगा, वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, जब वो अपने हाथ को एक्सपेंड करती है और हाथ को स्ट्रेच करती है, तो दोनों केसेस में अलग अलग एंगुलर स्पीड मिलती है। तो एक चीज ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरी टर्म पढ़ेंगे माई, वो डिक्रीज हो जाएगी। या फिर अगर ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म आई इंक्रीज हो जाएगी। और दोनों केसेस में क्या होता है, एल कांस्टेंट रहता है। जिस तरीके से मान लीजिए मोमेंटम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा तो मास डिक्रीज हो जाएगा, और वेलोसिटी को डिक्रीज करूंगा तो मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एनालॉजी हम करते हैं, इसको पढ़ेंगे आगे चल के, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बहुत से हमें जनरल लाइफ सिनेरियो में से मिल जाएंगे जहां पे हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा बच्चों। ओके। और एक ही शर्त है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराने की, क्या चीज जीरो होना चाहिए? net Torque. external force. नेट एक्सटर्नल टॉर्क। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी सिस्टम पे जीरो हो तो। चलिए नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। बच्चों जिस तरीके से हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था लीनियर मोशन के लिए, क्या पढ़ा था बच्चों? कोई बता सकता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन?
आगे की पढ़ते चलेंगे, पीछे की भूलते चलेंगे अपन, ऐसा करेंगे क्या बच्चों? राहुल बताइए बेटा। Yes, sir. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? तरफजीत आप बताइए बेटा। तो बाहर से अगर फोर्स ना लगाए तो यस, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, Yes, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यही बात थी, ठीक है। yes, sir. वही इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम जो भी इसकी स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। सेम चीज यहाँ पे अब हम करेंगे, ठीक है, बट केवल और केवल रोटेशन के लिए नहीं करेंगे। अब हम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों के लिए बात करेंगे। तो किसी भी बॉडी के लिए अगर हम बात करें, अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ its linear momentum and angular momentum are not changing with time. If मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या होना चाहिए? फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम, फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इट्स कौन कौन से? इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम are not changing या should not change with time. For mechanical equilibrium of a system, its linear momentum and angular momentum should not change with time. अब बच्चों अगर किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इजमेंट क्या है इसका मतलब? मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो या डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो? यस और नो? Yes, sir. यस। एंड Yes. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड नॉट चेंज विथ टाइम्स? अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चीज जीरो होगी? external torque. एक्सटर्नल टॉर्क, यस। तो किसी भी सिस्टम को अगर आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए बच्चों। यस और नो? इसका मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आइदर पार्टिकल रेस्ट पे है, कोई रोटेशन नहीं करेगा, और अगर रोटेशन कर रहा है तो किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा बच्चों। यस और नो? Yes, sir. यस, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी, यस, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को रोटेट कराना है हमें तो वो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। अगर वो रोटेट कर रहा है और कंटिन्यू रोटेट कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, इट मींस उस पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है एंड देयर इज नो नेट फोर्स या नेट टॉर्क रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू मूव रोटेट अ बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बच्चों? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। In the given below system, what is equilibrium of rod?
इज इट ट्रांसलेशनल और रोटेशन? एक गिवन सिस्टम के लिए हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है कि ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, या फिर दोनों में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नोट टॉर्क 0 होना चाहिए। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों बात? यस सर। चलिए, तो मान लीजिए जैसे ये एक रोड है, इस रोड पे दो फोर्स एक्ट हैं। रोड है, ये रोड यहां से फिक्स्ड है, सेंटर से फिक्स है, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है। जो लेंथ ऑफ रोड है वो 2a है, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेंटर पे है। इट मींस ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये सेंटर से a डिस्टेंस पे कर रहा है, और ये जो सेकंड वाला फोर्स है ये भी सेंटर से a डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें इसके इक्विलिब्रियम के लिए, तो बच्चों इस रोड पे टोटल कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। रोड को अगर मैं बिल्कुल लाइट रोड लेता हूं, इसका कोई मास नहीं लेता क्या, या बिल्कुल नेग्लिजिबल मास लेता हूं, तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, मतलब ग्रेविटी को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली रोड पे कितने फोर्स रहे? दो फोर्स रहे, यस और नो? यस सर। यस। एक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें, सो द नेट फोर्स विल बी F माइनस F एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। यस और नो? यस यस। मीन्स नेट फोर्स रोड पे 0 है, तो रोड इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यस और नो? रोड इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टॉर्क की। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो इसकी वजह से देखोगे तो R क्रॉस F, R क्रॉस F किधर हो गया? ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया इस वाले फोर्स के लिए। यस और नो? इस वाले के लिए पोजीशन वेक्टर इधर है, फोर्स वेक्टर इधर है, R क्रॉस F आउट ऑफ द प्लेन आया। यस और नो? यस। और इस वाले फोर्स के लिए, इस वाले फोर्स के लिए रेडियस पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है, फोर्स वेक्टर इधर है, तो ये किधर हो जाएगा बच्चों? ये भी आउट ऑफ द प्लेन है। यस और नो? यस यस, दोनों। या फिर एक और चीज हम यहाँ कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, रोड को कुछ इस डायरेक्शन में? यस और नो? यस सर। यस। तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क बेसिकली इस वाले फोर्स का जो टॉर्क है, इस वाले टॉर्क का फोर्स, फोर्स का टॉर्क इस रोड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। और ये फोर्स इस रोड रोड को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों के दोनों इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यस और नो? तो मैं क्या कह सकता हूं कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रोड इज नॉट इक्वल्स टू 0। यस और नो बच्चों? भाई ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज एड ऑन होंगे तो 0 तो हो ही नहीं सकते। मींस द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोड इज नॉट इक्वल्स टू 0, मींस द टॉर्क इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यस और नो बच्चों? रोड इज यस सर। नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और ये फोर्स क्या करेंगे? द फोर्स विल टेंड टू मूव और रोटेट दिस रोड। ओके,
चलिए, क्या इस कंडीशन में बताइए, अब मैंने क्या किया है, थोड़ी सी चीजों को चेंज कर दिया है। वो की वही रोड है, अब एक फोर्स लग रहा है इधर से और एक फोर्स लग रहा है इधर से। ये भी फोर्स एफ है, ये भी फोर्स एफ है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है सेंटर से। बच्चों, अब ये जो सिस्टम है ये किस किस टाइप के इक्विलिब्रियम पोजेज कर रहा है अमोंग रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल, बताइए। क्या सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? No, sir. नो। नेट फोर्स क्या है इस पे? No. डाउनवर्ड है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हमने यह नहीं कहा है कि ये कोई फिक्स पॉइंट है। अगर हम ये कह देते, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली पाइवोट कर रखा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन मिल जाती, पर ऐसी कोई कंडीशन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। फर्दर अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? यस सर। यस, ये रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, क्योंकि एक टॉर्क, अब इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का एक क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिलेगा, और वो क्या करेंगे, वो नेट टॉर्क जीरो कर देंगे, और नेट टॉर्क जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, क्लियर है बात? यस सर। यस। चलिए, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर, किसी भी एक एग्जांपल के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों ही फॉलो करे? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम ये डिस्टेंसेस चेंज करा लेते हैं बेटा, ये डिस्टेंसेस चेंज करा ले, या फिर हो सकता है उसमें फोर्स ही एक्ट ना कर रहे हो, उस केस में भी हो सकता है। अगर उसमें फोर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और फोर्स नहीं है तो रोटेशन भी नहीं होगा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम, टॉर्क के बारे में। 2 मीटर की डिस्टेंस और ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पे। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन के 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकल पे। उनके लिए उनका पोजीशन हमने दर्शा रखा है, बता रखा है। वी नीड टू कैलकुलेट, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे ये 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के। ठीक है जी, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द नेट टॉर्क। कैलकुलेट कैलकुलेट द नेट टॉर्क acting on the system। कैलकुलेट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। चलिए, अगर हम बात करते हैं पहले 5 न्यूटन वाले फोर्स के लिए, तो 5 न्यूटन वाले फोर्स की बात करें बच्चों, तो क्या होता है, टॉर्क 1 इक्वल्स टू R1 क्रॉस F1, यस और नो?
R1 क्रॉस F1। चलिए R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 मीटर 2, तो इट विल बी 2 into 5 into cos 37, सॉरी sin 37। यस और नो बच्चों, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 10 into sin 37 कितना होता है, sin 37 is 3/5, so it will be 6। बच्चों टॉर्क की यूनिट की बात करें तो क्या हो यूनिट हो जाएगी टॉर्क की, डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लाई, क्या दे देगा हमें, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी दो और फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए यूनिट अगेन न्यूटन मीटर ही होती है। नेम एनी टू फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द सेम यूनिट न्यूटन मीटर। सो वर्क डन वर्क डन, वेरी गुड। और सो पावर पावर नहीं होती बेटा, सो एनर्जी एनर्जी energy। Work and energy both are scalar quantity, have the same unit is that have by the vector unit, vector quantity torque। ओके चलिए, अगर बात करें 6 न्यूटन वाले फोर्स के लिए, व्हाट विल बी द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय 6 न्यूटन फोर्स। देखो ये तो बिल्कुल सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगेन डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन, ये फोर्स इस बॉडी को किस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 5 न्यूटन के फोर्स की वजह से जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, क्या वो क्लॉकवाइज होगी, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये क्या करेगा, इसको इधर की डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, सो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहाँ पे हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अगर टॉर्क सेम डायरेक्शन में होंगे तो एड ऑन हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए, टॉर्क प्रोड्यूस बाय 10 न्यूटन फोर्स कितना हो जाएगा, what will be the torque produced by 10 न्यूटन फोर्स, will it be 10 10 into 1, हाँ जी 10 हो जाएगा, 10 into 1 into sin 90, that will be 10। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, सो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। वेरी गुड। चलिए, तो अब अगर हम बात करें नेट टॉर्क की, तो नेट टॉर्क इज टो 1 टो 2 प्लस टो 3, दैट मीन्स 6 न्यूटन। अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता हूं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूं, इट मीन्स क्लॉकवाइज पहले टो 1 है, एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन -6 प्लस 0 प्लस 10, एंड इट विल बी 4 न्यूटन मीटर, एंड इट विल बी 4 प्लस है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा बच्चों। यस और नो, यस सर यस। तो इस तरीके से हम नेट टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। नेट टॉर्क क्या था, सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क या सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क। चलिए ठीक है, यस सर। यस। चलिए, एक हम पढ़ेंगे बच्चों, मूवमेंट ऑफ कपल। क्या चीज, मूवमेंट ऑफ कपल। सर हाँ बोलिए बेटा। 5 न्यूटन के लिए हमने cos 37 क्यों नहीं लिया 5 न्यूटन के लिए cos 37। cos 37 यस सर बेटा टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। और अगर हम बात करें कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर इधर, फोर्स वेक्टर इधर, इनके बीच का एंगल 37 डिग्री है, तो साइन थीटा है तो लेंगे बच्चों। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है, बोलिए, ना कि ओके cos सर थीटा, है ना।
चलिए, मूवमेंट ऑफ कपल। तो बेसिकली कपल क्या होता है आप जानते ही होंगे। चलिए, यहाँ पे बेसिकली कपल का मतलब है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाएंगे दो अलग अलग पॉइंट्स पे, और वो फोर्स एक कपल जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे बच्चों? एक मोमेंट जनरेट करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ कपल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि ये दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। ठीक है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, और एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं यहां से। इस फिक्स पॉइंट से अगर मैं मान लीजिए पार्टिकल ए की पोजीशन वेक्टर डालूं, तो पार्टिकल ए का पोजीशन वेक्टर क्या ये हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर फॉर पार्टिकल 1। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बच्चों। जी बच्चों, आ रही है आवाज? तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पार्टिकल बी हो गया। पार्टिकल ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1, पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2। पार्टिकल ए पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए पार्टिकल बी पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, लेट से कुछ इस तरीके से लगाने दो। पार्टिकल बी पे मैंने फोर्स लगा दिया F, और पार्टिकल ए पे फोर्स लगा दिया -F। -F और F क्यों बच्चों? अगर पार्टिकल बी पे जो फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स मैंने ए पे लगाया है, बस डायरेक्शन अलग कर दी है। तो अगर मैं इसको F लिखता हूं तो क्या इसको -F लिख सकता हूं? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? यस दोनों का सर। मैग्नीट्यूड में Yes, sir. डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक एफ हो जाएगा, एक -F हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स है। तो ये दोनों अलग अलग पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक कपल जनरेट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या जनरेट करेंगे, कपल। अब अगर मैं इनका नेट टॉर्क देखूं, द सम ऑफ नेट टॉर्क एक्टिंग एट पॉइंट बी, ये ओ पे इनका नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, द नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, पहले अगर हम बात करें इस वाले पार्टिकल के लिए, तो इट विल बी r1 क्रॉस -F, यस और नो। चलिए, इसके लिए अगर हम टॉर्क की बात करें तो इट विल बी r2 क्रॉस F, और ये क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों r2 माइनस r1 क्रॉस F के बराबर। कितना हो जाएगा बच्चों नेट टॉर्क? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो किसी दो अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, इनका नेट टॉर्क हो जाएगा r2 माइनस r1 क्रॉस F के बराबर। ठीक है, और ये जो नेट टॉर्क होता है यही कहलाएगा बच्चों मोमेंट ऑफ कपल। क्या कहलाएगा ये, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों r2 माइनस r1 की, देखो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। अगर ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लूं ab, तो क्या मैं लिख सकता हूं, फॉर दिस क्लोज्ड लूप r1 प्लस ए बी इज इक्वल टू r2। बच्चों सेम चीज हमने जब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले थे तब भी की थी। तो क्या r1 इज इक्वल टू r1 प्लस ए बी इक्वल टू r2 हो जाएगा, और यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू r2 माइनस r1 लिखा जा सकता है बच्चों। यस सर।
yes, so the moment of couple or the net torque on the system, moment of couple or the net torque on the system will be AB cross F. क्या हो जाएगा ये? AB cross F के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। ठीक है जी, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? फोर्स F मल्टीप्लाइड बाय AB। AB क्या है? AB है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये हमारे कब काम आएगा? जब हम जनरेटर वाला पार्ट पढ़ेंगे या फिर आगे चल के वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, तो वहां पे हमारे मोमेंट ऑफ कपल काम आएगा। ठीक है, वहां पे और ज्यादा पढ़ेंगे हम इसे। चलिए, काफी है आज के लिए। थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. Sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।